हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और बिना वक्त गवाए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ एक नई कहानी की तरफ। यश और कनक की पहली मुलाकात एक कैफ़े में हुई थी। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रह जाता है। कनक की वो स्माइल यश को भाग गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अगले कई दिन तक यश उस कैफ़े शॉप में जाता रहता है और कनक को दूर से बस नोटिस करता रहता है। यश ये मन बना लेता है कि वो सीधा कनक के पास जाके वहाँ बैठ जाएगा और डायरेक्ट उससे बात कर लेगा। जब यश कनक के पास पहुँच जाता है तब कनक यश से डायरेक्ट ही हाय कहती है तो यश शॉक होकर हेलो का रिप्लाई देता है। कनक कहती है, मैं जानती हूँ तुम यश हो, एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कई दिनों से तुम मुझे देख रहे हो और मेरा पीछा भी कर रहे हो। यश कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। कनक कहती वो मेरा सीक्रेट है और वो दोनों हंसते हुए कॉफ़ी पीने लगते हैं। यश की तो खुशी का ठिकाना नहीं था और उनके बीच बातें शुरू होती है। फिर यश उससे पूछता है कि कल कब मिलोगी। कनक कहती है कि इसी समय पर यहाँ नहीं, बीच पे मिलेंगे। यश उसे कहता है अपना नंबर तो देते जाओ। तो कनक उसे कहती आज नहीं, कल मिलो, कल ही दूंगी। अगले दिन यश और कनक जब बीच पे मिलते हैं तब यश कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कनक कहती है कि कैसे नहीं आओगी, तुमसे मिलना जो था। यश यही सोचकर खुश हो गया था कि कनक बस उसी को मिलने आई थी। फिर उन लोगों ने काफ़ी समय साथ में बिताया। जब शाम के 6:30 बज गए तब कनक के मोबाइल पर एक अलार्म बजता है। फिर कनक कहती है अब मुझे जाना होगा। यश कहता है इतनी जल्दी। तो कनक कहती है हाँ, मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मेरे बड़े भैया काफ़ी गुस्से वाले हैं, तो मैं चलती हूँ। ये कहते हुए कनक वहाँ से चले जाती है। अगले दिन वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं और आज भी शाम 6:30 बजे कनक को वहाँ से निकल जाती है। यश को ये बात बहुत ही अजीब लगने लगती है। फिर उसके बाद जब कनक और यश पार्क में मिलते हैं और जब 6:30 बज जाते हैं तब यश कनक को कहता है यार तुम अपने भाई से झूठ बोल दो ना कि तुम अपनी कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में वगैरह वगैरह यहाँ वहाँ हो। कनक कहती है मैं ये नहीं कर सकती, भैया यहाँ आ जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगी। और इतना बोलकर कनक वहाँ से चली जाती। फिर एक दिन कनक को बिना बताए यश उसके घर जाता है क्योंकि कनक का बर्थडे होता है। यश सोचता है कि कनक को वो विश करेगा और उसे सरप्राइज़ देगा। आधी रात को जब यश कनक के घर पहुंचता है, यश उसके घर का बेल बजाता है। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ यश को कनक नज़र आती है जो लड़कों की ड्रेस में होती है और उसके चाल ढाल भी लड़के की जैसी हुई होती है। यश उसे बर्थडे विश करता है और कहता है तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज़ कनक। कनक अपनी बदली हुई आवाज़ में कहती है हाँ, मगर मैं कनक नहीं हूँ। फिर यश उसे कहता है कि क्या मजाक कर रही हो यार तुम। कनक डरावनी लहजे में कहती है बोला ना, मैं कनक नहीं हूँ। फिर यश उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे एक हक तो दे दो यार। यश ने कनक को गले लगाने की कोशिश की ही थी पर कनक ने यश को ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है। कनक उसे कहती कितनी बार बोलूँ, मैं कनक नहीं हूँ, मैं कविराज हूँ, कनक का बड़ा भैया। यश कनक के बदले हुए हाव भाव को देखकर घबरा जाता है। फिर कनक लड़के की आवाज़ में यश को कहती है मैं जानता हूँ तू मेरी बहन से प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी खुश नहीं हो रह सकते हो और कभी साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ। इसलिए अच्छा यही है कि तू कनक को भूल जा और यहाँ से तुरंत ही निकल जा। कनक यश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब यश कनक के घर के बाहर खड़े रहकर सोचता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, वो परेशान हो जाता है और मन ही मन ये सोचता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके शरीर में तो भूत है। दूसरे दिन सूरज निकलते ही कनक रोते हुए यश के पास आती है। यश उसे कहता है कि ये सब क्या है। तब कनक उसे कहती है तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यश उसे
रूम में लेके जाता है और वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। कनक यश को अपनी कहानी बताने लगती है। कनक कहती है, ये उस समय की बात है जब हमारी फैमिली माथेरान घूमने गई थी। तब हम दोनों लगभग 10 से 12 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता था, पर मुझे वहाँ की एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी लेनी थी। तब मैं उस बड़े पत्थर पर चढ़ने का ट्राई कर रही थी। तब कविराज भैया ने मुझे देखा और डांटते हुए कहा, कनक नीचे उतर, तुझे ऊंचाई से डर लगता है ना, तो तू वहाँ क्या कर रही है। तो मैंने जी भैया कहते हुए वहाँ से उतरने की कोशिश करती हूँ। जब कविराज भैया मुड़ जाते हैं और दूसरी जगह जाने के लिए बढ़ते हैं, तब मैं चुपके से उस पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करने लगती हूँ। जब भैया अचानक पलट जाते हैं तो मेरे डर के मारे मेरा डिसबैलेंस हो जाता है और मैं खाई में जा गिरती हूँ। मैं एक बड़े पेड़ की वजह से वहाँ पेड़ पर ही अटक गई थी। फिर वहाँ सब चीखने लगते हैं, उसमें मेरी मम्मी डैडी भी होते हैं। बच्ची गिर गई। तब मेरे भैया वहाँ आके मुझे बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं और एक लकड़ी और रस्सी की सहायता से मुझे बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आने लगती हूँ, मेरे भैया का कंट्रोल आउट हो जाता है और वो मेरी वजह से खाई में गिर के मर जाते हैं। उसके बाद से ही उनकी आत्मा शाम को 7 बजे मेरे शरीर में घुस जाती है। फिर तब से दिन में मैं लड़की की तरह रहती हूँ और रात को लड़कों की तरह हो जाती हूँ। फिर यश उसे कहता है, क्या तुम्हारे माता पिता को ये बात पता है। कनक कहती है, हाँ मेरे मम्मी डैडी को तो ये बात पता है और उन्होंने भैया की आत्मा की मुक्ति दिलवाने की कोशिश भी की थी, पर कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। फिर यश उसे कहता है, पर कोई तो रास्ता होगा यार इससे छुटकारा पाने का, और इसका कभी ना कभी तो अंत होगा ही। कनक उसे कहती है, अंत है पर मेरे भैया ये होने नहीं देंगे। तो यश उसे कहता है कि क्या नहीं होने देंगे। कनक यश से कहती है कि पूर्णिमा की रात को भैया की आत्मा मेरे शरीर में घुस नहीं सकती और उस रात को हम दोनों को एक पुराने मंदिर जाके भैया की आत्मा को मुक्ति दिलवानी होगी। फिर यश उसे कहता है कि इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है। तब कनक उसे कहती है, मुश्किल ये है कि भैया उस रात मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। फिर यश उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें घर के बाहर ले आऊँगा और उस पुराने मंदिर ले जाऊँगा। उस दिन के बाद यश और कनक दोनों पूर्णिमा का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। यश ने पंडित जी से भी बात कर रखी थी। यश पंडित जी से पूछता है कि क्या मुझे उसके भाई की आत्मा कनक को पुराने मंदिर लाने देगी। पंडित जी उसे कहते हैं, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये लो भोलेनाथ की विभूति, ये अघोरियों की तपस्या से सिद्ध है। इसके सामने उसकी आत्मा क्या, कोई भी दुष्टात्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह तुम्हें अपने शरीर पे और उस लड़की के शरीर पे लगाना होगा। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेने उसके घर आता है, पर जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, कविराज के भूत ने जोर से उठाकर उसे फेंक देता है और यश को चोट लगती है और वो फर्श पर गिर जाता है। यश दर्द के मारे कराते हुए कनक को कहता है, चलो कनक चलो मेरे साथ। कनक कहती, भैया यहीं पर है और वो मुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। फिर यश घर के बाहर जाता है और कुछ देर के बाद यश अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटता है। यश कनक के घर के डोर बेल बजाता है। जैसे ही कनक उसका डोर ओपन करती है, यश तुरंत ही विभूति कनक के माथे पर लगा देता है। अब वो आत्मा यश को और कनक को छू भी नहीं पा रही थी। यश ने कनक को कार में बिठा देता है और वो कार चलाने लगता है। तब कनक को कार के मिरर में एक काली सी आकृति दिखाई देती है। कनक कहती है, भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। यश कहता है कि तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच जाते और पंडित जी उन दोनों को एक मंत्र से युक्त घेरे में बिठा देते हैं। और जैसे ही पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक काली शक्ति वाली आकृति उनके आसपास घूमने लगती है। वो काली शक्ति वाली आकृति एक रूप का धारण कर लेती है। फिर कविराज का भूत रोते हुए कनक को कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो कनक। फिर कनक कहती है, नहीं भैया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। तो कविराज कहता है, नहीं मुझे मुक्ति नहीं, तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो। ये सुनते ही कनक वहाँ से उठने की कोशिश करती है,
तब पंडित जी कनक को कहते हैं कि तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहका रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और कविराज की आत्मा तड़पने लगती है। ये सब देखकर कनक रोते रहती है। आखिरकार पंडित जी ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवाई दी, पर कनक अब भी रो रही थी। फिर यश उसे संभाल लेता है। फिर यश उसे कहता है कि तुम्हारे भैया अब यहाँ से चले गए हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। फिर उस दिन के बाद से कनक के शरीर में ना कविराज कभी आया और यश और कनक ने शादी कर ली थी और वो दोनों अपना जीवन सुख, शांति और समृद्धि से बिताने लग गए थे।